Namaskar, I am Dr. Sanshriti Chauhan, consultant nephrologist and transplant physician at Fortis Hospital, Vasant Kunj, New Delhi. Today we'll talk about the treatment options which are available for IgA nephropathy. So, I have already spoken about what IgA nephropathy is and how do you pick up IgA nephropathy. IgA nephropathy is a kidney biopsy diagnosis. बिना बायोप्सी के आप बोल ही नहीं सकते कि किसी को IgA nephropathy है कि नहीं. जब बायोप्सी पे IgA nephropathy लेबल किया जाता है, उसके साथ मोस्ट गुड हिस्टोपैथोलॉजी सेंटर्स जहाँ पे भी बायोप्सी भेजी जाती है, जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें आपको एक स्कोरिंग दी जाती है. उसको बोलते हैं मेस्ट सी स्कोरिंग. और वो मेस्ट सी स्कोरिंग आपके ब्लड प्रेशर और आप कौन सी दवाइयों पे हैं उसके आधार पे एक स्कोरिंग की जाती है. एक रिस्क प्रिडिक्शन टूल है, इंटरनेशनल IgA रिस्क प्रिडिक्शन टूल, जिसके आधार पे आपका 5 ईयर रिस्क बताया जाता है ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़. तो अगर ये माना जाता है उस स्कोर के हिसाब से आपके क्रिएटिनिन और प्रोटीन लीकेज की जांच देखकर, अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को ये लगता है कि आप एक हाई रिस्क कैंडिडेट हैं फॉर डिजीज़ प्रोग्रेशन, बीमारी के बढ़ने की चांसेस आपके केस में ज़्यादा हैं, तो आज की तारीख में हमारे पास कुछ अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं. सम ऑफ विच आर अवेलेबल इन आवर कंट्री इंडिया, most of which are actually not available in our country. They are only available in the western world, which can be used. जो नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो हर एक IgA के पेशेंट को चलना चाहिए, वो प्राइमरीली 3 चीज़ों पे निर्धारित है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ BP कंट्रोल, BP कंट्रोल, BP कंट्रोल. तो नॉर्मली हम टारगेट करना चाहते हैं ब्लड प्रेशर बिलो 125/75 इन अ पेशेंट हु हैज़ IgA नेफ्रोपैथी. सेकेंड, हाउ डू यू अचीव दिस BP कंट्रोल? तो उसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सॉल्ट. रिड्यूस द सॉल्ट कंजम्पशन टू बिलो 5 grams. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज जो कॉम्बिनेशन चलता है BP को कंट्रोल करने के लिए, उसमें ACEs या ARBs, ACE इनहिबिटर लाइक रैमीप्रिल, एनेलाप्रिल, या फिर ARBs लाइक टेलमीसार्टन, ऑल्मीसार्टन, अजेलसार्टन. इसका नॉर्मली आइदर ऑफ दीज मेडिकेशंस आर यूज्ड बिकॉज इनसे काफ़ी हद तक BP भी कंट्रोल होता है और प्रोटीन लीकेज भी कम होती है, बोथ ऑफ विच आर बेनिफिशियल इन पेशेंट्स ऑफ IgA. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमेशा ओवरलुक किया जाता है इज़ वेट कंट्रोल. तो किसी भी किडनी की बीमारी में वेट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, जो आपकी किडनी डिजीज़ को एक तो प्रोग्रेस करवाता है, दूसरा प्रोटीन लीकेज को कंट्रीब्यूट करता है, और तीसरा ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है. तो जैसे ही एक पेशेंट किसी भी किडनी की बीमारी का हो, नॉट ओनली IgA नेफ्रोपैथी, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, तो अमंगस्ट the things that you can do which will help in reducing the protein leakage and in bringing down the blood pressure and in turn positively affecting the kidney function is to reduce your weight. और वेट रिडक्शन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं. वन इज़ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन. आप जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न होना चाहिए और खाना कम होना चाहिए. और दूसरा, सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड. नॉट फिजिकल एक्टिविटी, आई शुड से एक्सरसाइज हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड. सो दैट. द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज की तारीख में प्रैक्टिकली सारे IgA के पेशेंट्स को चलता है, विच इज़ एक्चुअली नाउ ऑल्सो रिसीव्ड अप्रूवल, क्योंकि ट्रायल्स में ऐसा देखा गया था कि ये जो दवाई है इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्रोटीन यूरिया रिडक्शन में इन पेशेंट्स विद IgA नेफ्रोपैथी, इज़ अ फ्लॉजन और एन SGLT2 इनहिबिटर. तो या तो डापाग्लाइफ्लॉजन, एम्पाग्लाइफ्लॉजन, इन दोनों में से कोई एक दवाई यूजुअली IgA के पेशेंट्स को चल रही होती है, पर्टिकुलरली वो IgA के पेशेंट्स जिनका प्रोटीन लीकेज केवल ACE इनहिबिटर या ARB पे कंट्रोल ना हो और 1 ग्राम से ऊपर हो. अगर लिपिड प्रोफाइल में कोई अबनॉर्मैलिटीज़ डिटेक्ट की जाती हैं, देन आइडियली पेशेंट्स को स्टैटिन भी चलना चाहिए. ये हो गया नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है. अगर आप करंट स्मोकर हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो दैट हैज़ टू गो आउट, बिकॉज स्मोकिंग एंड अल्कोहल बोथ कंट्रीब्यूट नेगेटिवली टू ओवरऑल जो आपका वैस्कुलेचर है, एंडोथेलियल हेल्थ, एंड इनडायरेक्टली आपकी किडनी हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं. तो वो सब चीज़ें भी बंद करनी होती हैं. जो स्पेसिफिक IgA के लिए ट्रीटमेंट है,
उनमें हमारे पास यूजुअली 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं. जो पेशेंट्स हाई रिस्क ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन में आते हैं, उनको जो मोस्ट इफ़ेक्टिवली स्टडीड दवाई है आज की तारीख में, दैट इज़ स्टेरॉइड्स. सो उसके मल्टीपल ट्रायल्स किए गए हैं, मल्टीपल फॉर्मुलेशंस स्टेरॉइड्स की अवेलेबल होती हैं. हम चाहते हैं कि ऐसी स्टेरॉइड की प्रिपरेशन यूज़ की जाए जो लोकली गट पे एक्ट करे, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अबनॉर्मल आईजीए प्रोड्यूस होती है, जो कि बीमारी का पैथोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप है. तो उसको टारगेट करने के लिए यूजुअली इंडिया में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टारगेटेड रिलीज ब्यूटासोनाइड अवेलेबल नहीं है. ऑल वी हैव इज़ एंटेरिक कोटेड ब्यूटासोनाइड. और कुछ प्रीलिमिनरी डेटा है ये सजेस्ट करने के लिए कि एंटेरिक कोटेड ब्यूटासोनाइड इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल in controlling the protein leakage and in bringing the creatinine down, which in turn means कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए enteric coated budesonide is a putative possible option, although कोई बहुत large scale trials enteric coated version पे conduct नहीं किए गए हैं. सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स जो हैं वो आज की तारीख में रैम्पेंटली यूज़ किए जाते हैं बिकॉज हमारे कंट्री में टारगेटेड रिलीज फॉर्मुलेशन अवेलेबल नहीं है. Systemic steroids जो हैं they have been shown to reduce protein leakage and in reducing the rate at which the kidney health or the GFR is declining. Systemic steroids की weight based dosing होती है and systemic steroids के risk versus benefit आप अपने nephrologist से समझें. Not every patient is a candidate for steroid. Some patients are candidates, especially those who are at high risk of disease progression, and only after consulting the nephrologist can these medicines be started because they also are very potent immunosuppressants. तो इनसे overall immunity down होने का खतरा रहता है. बाकी की दवाइयाँ हैं जैसे कि mycophenolate, tacrolimus, even some preliminary data and some centers are now using a endothelin receptor antagonist sparsentan, but unfortunately बहुत robust data नहीं है specifically mycophenolate के लिए, tacrolimus के लिए. छोटी studies हैं स्पेसिफिकली चाइना जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे ये बीमारी बहुत अक्सर पाई जाती है और जहाँ पे ऐसा देखा गया है कि माइकोफेनोलेट यूज़ करके बीमारी जो है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है. बट हर एक कंट्री में रिजल्ट्स माइकोफेनोलेट के साथ वेरी करते हैं. स्पारसेंटैन इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर मॉलिक्यूल. ऐसा देखा गया है कि स्पारसेंटैन से भी प्रोटीन लीकेज रिड्यूस होती है, बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम इन इंडिया इट इज़ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव एंड देर आर अदर मेडिसिन विच कैन बी ऑप्टिमाइज टू कंट्रोल द डिजीज़. जो न्यूअर मेडिकेशंस हैं जैसे कि नर्सोप्लिमैब and iptacopan and several other medications, they are still not available in our country unfortunately. There are promising studies from the West which have shown that these medications work, but till the time they are made available in the country, these are the options that we have to treat the illness. Thank you.